अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सेनेट इंतखाबात के हवाले से। सेनेट इंतखाबात 3 मार्च को होना तय है। सेनेट इंतखाबात आया ओपन बैलेट से होंगे या सीक्रेट बैलेट से होंगे, ये भी आने वाले दिनों में तय हो जाएगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस है। केस की समाअत आज भी हुई, कल भी हुई। सुप्रीम कोर्ट इन तमाम के अंदर जो फ्रीकैन है उनको बुलाकर रिमार्क्स जो है दे रही है और उनसे उनकी राय ले रही है, और इसके ऊपर अभी गुफ्तो शनीद का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी है। ये मामला कोर्ट के अंदर है, सब जुडिस मैटर है, इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम इसके थोड़े से सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे कि जो सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशंस की जो सामने आएंगी, उस हवाले से उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और किस सिलसिला कार को अडॉप्ट करते हुए सेनेट जो है वो अपने इंतखाबात को अमल में लेकर आएगी। साथ ही साथ आज हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए हैं, और जिन खिलाड़ियों को मैदान में उतारा गया है उन पे बहुत सारे लोग बहुत खुशी भी मना रहे हैं, और बहुत सारे लोग बहुत सारे खिलाड़ियों की सिलेक्शन से नाराज़ भी हैं। इसमें अपोजिशन की जमातों से लेकर जो हुकूमत वक्त की जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके कैंडिडेट्स की सिलेक्शन के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किसको किससे नाराज़गी है, किसको किससे मसला है, और कौन किसके बारे में क्या राय रखता है और क्या करने जा रहा है विद इन द पार्टी। इसको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ ये कि इस मरतबा बहुत सारे ऐसे चेहरे, बहुत सारे ऐसे नाम, बहुत सारे ऐसे सियासतदान इन टिकट्स को लेने से कासिर रहे जो गुज़िश्ता कई सालों से, जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से बल्कि अपनी पार्टीज़ के साथ अटैच तो हैं और बहुत अच्छी अहम पोजीशन पर सर्व भी कर चुके हैं, और उनके नाम सामने नहीं आए। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मिसाल के तौर पर रहमान मलिक का नाम लिया जाता है, डॉक्टर क़याम सोमरो का है, फ़रतुल्लाह बाबर का है। ये वो नामों में से नाम हैं जिनके बारे में एक राय थी, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस मरतबा भी सेनेट का टिकट इनको मिलेगा, लेकिन इनको नहीं मिल पाया। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, उससे कबल मुख्तसर सी ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में ज्वाइन करें अशतर साहब, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। अशतर साहब, वेलकम टू द शो। सर, पहला सवाल आपसे ये कि सेनेट के इंतखाबात सर पर हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ जो है प्रिपरेशंस की जा रही हैं और सेटल की जा रही हैं चीज़ें कि किस तरह सेनेट का इंतखाब होना है, आया ओपन बैलेट से होना है या सीक्रेट बैलेट से होना है। ये समझाइए, ये बताइए कि आइन का आर्टिकल 59, 63A और 226 में क्या तब्दीली करके ओपन बैलेट से ये इंतखाब कराया जा सकता है, और अगर कराया जा सकता है तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा फिर? जी बिल्कुल, आइन में आप तब्दीली ले आइए, 226 को बदल दीजिए, 59 को बदल दें, 63A को बदल दें, जो जी चाहे आपको बदल दें। अगर आप चाहते हैं कि तमाम इंतखाबात जो है वो ओपन बैलेट से हो तो जरूर कीजिए, आइन को तब्दील करना पड़ेगा। जी वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइएगा कि उसका तरीकाकार क्या होगा, किस तरीकाकार से आगे जो है वो बढ़ेंगे, इसको लेकर प्रोसीजर क्या होगा इसका? आइन की तब्दीली का तरीकाकार 239 में दिया हुआ है कि वो 2/3 मेजॉरिटी से होगा, और उसमें 2/3 मेजॉरिटी अगर आपके पास है तो आप आइन के अंदर तब्दीली ला सकते हैं, और आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें आप पार्लियामेंट के जो अरकान हैं उनके नंबर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सेनेट के अंदर नंबरों को बढ़ा दें, घटा दें। ये कह दें 226 में कि तमाम इलेक्शन जो हैं वो ओपन बैलेट से होंगे, कहें तो पहले भी तो था कि तमाम इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से थे, फिर उसके अंदर 2 एक्सेप्शंस ले आए कि प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जो है वो उन्होंने कहा कि वो सीक्रेट नहीं होगा। तो बिल्कुल तब्दीली की जाए, लेकिन आप तब्दीली जो है वो सोचिए कि क्या लॉन्ग टर्म में आप कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने मकासद को हल करने के लिए कर रहे हैं या मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं? दैट वुड बी द क्वेश्चन टू आस्क। अच्छा अशरफ साहब, ये बताइएगा कि अगर कोई रुकन किसी भी पार्टी का दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट कर देता है तो इसके ऊपर क्या कोई सजा है, इसके ऊपर कोई कानून हरकत में आता है, और अगर आता है तो क्या सजा है? देखिए, उसके लिए हम आपको आर्टिकल 63 ये देखना पड़ेगा। वहाँ पे तादीबी कार्रवाइयों का जिक्र है कि जब पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड आपको कोई जारी कर दे कि आपने काम इस तरीके से करना है, आपने वोटिंग किस तरीके से करनी है, उसके अंदर बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि कौन कौन से मामला हैं जहाँ तादीबी कार्रवाई हो सकती
सकती। मतलब कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिसके टिकट पे इलेक्शन लड़के आए हैं उसको छोड़ दें और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें, तो आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा सकती है। नंबर 2, बजट के मामले में आप हुकूमत के खिलाफ, ट्रेजरी बेंच के खिलाफ वोट दे दें, आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा। आप को कहा गया है कि एक पर्टिकुलर जो बिल है उसके मुतालिक आपने वोट देना है और आप उसमें एब्सटेन करते हैं या आप उसको छोड़ नहीं करते, तादीबी कार्रवाई की जा सकती है। इलेक्शन है प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का, आप वोट नहीं देते अपनी पार्टी के या पार्लियामेंट्री जो लीडर है उसके कहे के ऊपर, तो तादीबी कार्रवाई की जा सकती है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आ जाए तो तादीबी कार्रवाई की जा सकती है। इन 5 मामला के अलावा और कोई नहीं है। सो यहाँ कहीं नहीं लिखा कि अगर आप अपनी जमीर की आवाज पे या अपनी मंशा पे या अपनी सोच पे या अगर आप किसी को नापसंद करते हैं और आप उसको वोट नहीं देते और किसी और को पसंद करते हैं उसकी जगह पे, या नहीं भी पसंद करते, एक आदमी को आप हराना चाहते हैं क्योंकि आपकी नजर में वो आदमी ठीक नहीं है और आपके वोट से वो जीत सकता है और आप उसको वोट नहीं देते, तो तादीबी कार्रवाई नहीं की जा सकती। एक और वजह मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हर एक को हक देता है बशमूल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनका फंडामेंटल राइट है, उनका बुनियादी हक है। कोई कानून बुनियादी हकूक आपसे छीन नहीं सकता और ये उनमें से एक बुनियादी हक है जिसको नहीं छीना जा सकता। ना ही उसको आप इस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं कि आप पाबंदी लगा दें लोगों के ऊपर। उसको आप रेगुलेट कर सकते हैं डिसेंसी के लिए, मोरालिटी के लिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको हक देता है कि वो आप अपनी मर्जी का वोट दें। और इलेक्शन होता क्या है? इलेक्शन तो है ही वोटिंग। अगर मंशा ये होता कि जो पॉलिटिकल पार्टी जीत गई है प्रोविंस में सिर्फ उसी की रिप्रेजेंटेशन सामने आएगी, तो मुझे बताएं फिर कहाँ गुंजाइश रह जाती है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, कहाँ गुंजाइश रह जाती है ऐसे लोगों की जो कि बिल्कुल क्वालिफाई करते हों और बहुत अच्छे हों लेकिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के ना ज्वाइन करना चाहते हो और वो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ना हो, तो उनको आप क्यों नहीं इलेक्ट कर सकते? हमारे पास बहुत जय्यद लोग हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं। और सेनेट में तो एक और बहुत बड़ा बोझ है सेनेटर्स के ऊपर। वो बोझ ये है कि आप फेडरेशन की इकाइयों को रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे तो ऐसे माहौल होना चाहिए और ऐसे लोग होने चाहिए जो कि पॉलिटिकल डिवाइड से हट करके मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए बात करें। सेनेट को इसीलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए हमारे वजूद में लाया गया और यही उसका हुस्न है। उसको क्यों पामाल करना चाहते हैं आप? पार्टी हेड की डिक्टेटरशिप, तो डिक्टेटरशिप ऑफ द पार्टी हेड हो गया, व्हिच आई डोंट थिंक किसी भी डेमोक्रेसी में या आइन की लेटर या इवन रूह जो है, जो जिन्होंने आइन बनाया उनकी रूहें तड़प रही होंगी कि ये किस तरीके की इंटरप्रिटेशन की जा रही हैं, जबकि आइन बिल्कुल क्लियर है इसके ऊपर 226। अच्छा, इसके हवाले से अशरफ साहब एक और चीज़ ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है, इस हवाले से हेयरिंग आज भी हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चीफ जस्टिस साहब के आज के भी रिमार्क्स हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ये पार्टीज़ पहले मिसाक जमहूरियत के नाम पर, अपोजिशन का जिसमें रेफर मैं कर रहा हूँ, मिसाक जमहूरियत के नाम पर ओपन बैलेट के ज़रिए रिकमेंडेशन दे चुके हैं जी ओपन बैलेट से इंतखाबात सेनेट के होने चाहिए। इस मरतबा वो कह रहे हैं ओपन बैलेट से नहीं होने चाहिए। तो ये सारा इनका आर्गूमेंट ये फिर कहाँ पर स्टैंड करता है? नहीं, ये किसने कह दिया है? ये कहाँ से ये चीज आ गई है सामने कि पॉलिटिकल पार्टी इसको अपोज कर? ये किसी ने नहीं कहा। किसने कहा है कि करप्ट प्रैक्टिस? अरे भाई 63A कौन लेके आया था? 63A करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए लाया गया था। कोई ये नहीं कह रहा कि करप्ट प्रैक्टिसेस को नहीं रोक। किस तरीके से रोकना है वो है डिबेट की बात। और क्या आइन को तब्दील करना है इस काम को रोकने के लिए? तो फिर सिर्फ एक इलेक्शन के लिए क्यों करते हैं आप कहाँ थे 2.5 साल पहले? और जब आपने खुद कह दिया कि आप आइन के अंदर तरमीम करना चाहते हैं, कभी इन्होंने डिबेट करके कहा कि भाई आइन में हम तरमीम करना चाह रहे हैं, आइए हमारे साथ बैठे। देखिए, हुकूमत वक्त के ऊपर बहुत बड़ा बोझ होता है। वो हुकूमत सारों की है, वो हुकूमत इवन ऑपोजिशन की है, उन लोगों की भी है जिन्होंने उसको वोट नहीं दिया, उसके ऊपर बहुत भारी बोझ है। तो उसने लोगों को इंक्लूड करना है। डेमोक्रेसी इंक्लूसिवनेस का नाम है, डिवाइड क्रिएट करने का नहीं। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ फॉर्मर अटॉर्नी जनरल अशरफ औसाफ साहब मौजूद थे। आपके वक्त का प्रोग्राम में वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक ही जाने पड़ेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें सदीक जान साहब, जर्नलिस्ट हैं, बड़े अरसे से कोर्ट्स को बड़ी करीब से देख रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं और वहाँ पर जाते हैं और रिपोर्ट भी करते हैं इस हवाले से। वेलकम टू द शो सदीक जान। ये बताइएगा कि सेनेट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, उसकी समाअत हो रही है, आज भी हुई, कल भी हुई। कुछ लेटेस्ट हमें बताया कि आज के दिन हमने देखा खबर तो आई, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खबर में नहीं आ सकती, लेकिन वहाँ पर डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी होती। क्या आपने देखा, लेटेस्ट क्या है इस हवाले से? जी बिल्कुल सर, मैं आपको मुख्तसर अंदाज में बता देता हूं कि इस वक्त केस कहां तक पहुंच चुका है। देखिए, केस शुरू तो यहां से हुआ था जब हुकूमत ने, इमरान खान हुकूमत ने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेजा कि आप हमें सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, और वो एक सवाल ये था कि आया सेनेट इलेक्शंस आइन के तहत होते हैं या कानून के तहत होते हैं, यानी इलेक्शन एक्ट के जरिए होते हैं। क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि ये आइन के तहत होते हैं, तो फिर इसको बदलने के लिए, सीक्रेट को ओपन बैलेटिंग में बदलने के लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी। और अगर ये इलेक्शन एक्ट के जरिए हो सकते हैं तो वो तो सिंपल कानून साजी के जरिए हुकूमत उसको बदल सकती थी, और अब उसको बदल भी चुकी है मशरूत तरीके से, सदारती ऑर्डिनेंस जारी करके। और उस सदारती ऑर्डिनेंस में यही लिखा हुआ है कि बैलेटिंग ओपन होगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इलेक्शन एक्ट के तहत जो है वो सेनेट इंतखाबात होंगे। लेकिन जैसे जैसे ये केस चलता गया तो इसका रुख बदलता चला गया, नई नई चीजें आती चली गई। एक स्टेज ऐसी आई जहां पर आकर, और इस चीज पे सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का फोकस था कि आर्टिकल 218 जो मैंडेट देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि उन्होंने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप ये बताएं कि आप 218 के जरिए के तहत आपकी जिम्मेदारी है कि आप साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। सारे पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि किस तरह से वोट बिकते हैं, कैसे सेनेट इलेक्शन होते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर इल्जामात लगा चुकी हैं, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स इल्जामात लगा चुके हैं, मीडिया बात कर चुका है, अवाम में ये तासुर है कि इलेक्शन करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए होते हैं, पैसा चलता है। तो आप ये बताएं कि आप इस हवाले से क्या कर रहे हैं। 2 दिन दिए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को और उनके दीगर मेंबरान को कि आप आकर अदालत को मुतमईन करें कि आप इस हवाले से क्या कर चुके हैं, क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे। लेकिन इन तीनों सवालों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा, और काफी सख्त रिमार्क्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आए कि इलेक्शन कमीशन सो रहा है, वो कुछ करना नहीं चाहता। इलेक्शन कमीशन कहता है कि चोरी होने दें, जब चोरी हो जाएगी बाद में हम चोर पकड़ेंगे, और ये सारी चीजें होती नहीं। तो पहला तो ये सबसे ज्यादा ये पिछले 4 दिन में फोकस रहा 218 पर, आइन का जो आर्टिकल है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा फोकस रहा सुप्रीम कोर्ट का वो ये रहा कि जो सीक्रेट बैलेटिंग है, ये सीक्रेसी कब तक रहेगी, खुफिया बैलेट कब तक रहेगा। जो इलेक्शन कमीशन है उसका मौका यह है कि बैलेट जो है वो सीक्रेट रहेगा लामहदूद वक्त के लिए, उसको कभी नहीं खोला जा सकता, उसको कभी नहीं देखा जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन ये है, जजेस की ऑब्जर्वेशन ये है कि ना आइन में, ना कानून में, ना अदालती फैसलों में ये लिखा हुआ है कि जो सेनेट का वोट होगा वो ता कयामत सीक्रेट रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब आप बैलेट डाल देते हैं, बैलेट बॉक्स में चला जाता है बैलेट, उसके बाद वो सीक्रेट की शिक खत्म हो जाती है। ये 2 पॉइंट थे। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो है कि मुतनासिब नुमाइंदगी। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि 59(2) में ये लिखा हुआ है कि सेनेट का जो इलेक्शन है वो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत होगा, यानी जिस पार्टी की जितनी सीटें हैं सूबों में उतनी ही उसकी रिफ्लेक्ट होंगी सेनेट में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया है कि अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, अगर एक जमात की 15 सीटें बनती हैं और उसकी 12 आती हैं, या वो जमात 15 की बजाय 18 ले लेती है, तो इसको इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या करेगा। और ये भी पूछा गया है कि अगर ये होता है तो क्या ये आईनी तौर पर जो जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, क्या वो नाकाम नहीं हो जाएगा। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा जो पॉइंट है वो अदालत का यही है कि अगर एक लम्हे के लिए हम ये फर्ज करते हैं कि वीडियो आ गई है और उसमें सेनेट का उम्मीदवार पैसे दे रहा है और एक एमपीए पैसे ले रहा है, वीडियो आ गई, इलेक्शन हो चुके हैं, तो जब वो वीडियो सामने आती है तो उसको बुलाया जाता है जो पैसे दे रहा है और ले रहा है। तो वो जो सेनेट का उम्मीदवार था, जो सेनेटर बन चुका है, वो कहता है कि जी बिल्कुल मैं पैसे दे रहा हूं, और एमपीए कहता है जी बिल्कुल मैं पैसे ले रहा हूं, लेकिन ये तो हमारा कोई पुराना लेन देन था, वो हम पैसे दे रहे थे, या ये हमारा कोई, मैं इसको गिफ्ट पैसे दे रहा था, तो मैंने तो वोट देने के लिए इससे पैसे नहीं लिए। तो वो कहते हैं अगर ये मामला आ जाता है, ये क्रिमिनलिटी आ जाती है, ये केस आ जाता है इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमीशन कैसे इस चीज को देखेगा कि आया ये जो पैसे इसने लिए हैं ये वोट डालने के लिए लिए हैं या किसी और मकसद के लिए लिए हैं, क्योंकि वोट तो आप ट्रेस ही नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो आम इंतखाबात होते हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, जब एज ए वोटर हम जाकर वोट डालते हैं तो वो वोट भी सीक्रेट होता है, लेकिन जब हम वोट डाल देते हैं उसके बाद जब मामला ट्रिब्यूनल के पास जाता है, ट्रिब्यूनल कई बार उसकी रिकाउंटिंग का भी कहता है, खोल के उसको देखें, कई बार ट्रिब्यूनल वेरिफिकेशन का भी कहता है, वेरीफाई भी होते हैं थंब इंप्रेशन के जरिए। तो इसका मतलब यह है कि सीक्रेसी जो है वो लामहदूद वक्त के लिए नहीं है।
एक और जो नुक्ता है वो डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जो सुप्रीम कोर्ट जिसको फोकस किए हुए है, वो ये है कि एक पार्टी एक मंशूर देती है। पार्टी कहती है कि ये हमारा मंशूर है, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप हमें वोट दें, हम ये करेंगे। पार्टी जीत गई या जितना भी उसको मैंडेट मिलना था वो मिल गया। उस मैंडेट जो उनको मिला वो किसके जरिए मिला? एमपीएस और एमएनएस के जरिए मिला। अब वो जो एमएनए एमपीए है उसको वोट मिला उस पार्टी के टिकट के ऊपर। अब वो जो एमएनए है वो एमपीए है वो फ्री वोटर नहीं है, जिस तरह से आप और मैं आम इंतखाबात में फ्री वोटर हैं, जिसको मर्जी वोट दें। तो अदालत में ये बात हुई है कि जो सेनेट के लिए वोट डालने के लिए जो एमएनएस और एमपीज हैं वो फ्री वोटर नहीं है, वो इनडायरेक्ट वोटिंग है। और उसमें वो पार्टी पॉलिसी के भी पाबंद हैं, पार्टी सरबराह की बात के भी पाबंद हैं। और तीसरे नंबर पे ये भी है बताइएगा कि पंजाब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कोई ऐसी बात की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी इसके तहत कोई सजा नहीं हो सकती, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता? देखिए ये तो सब ये बात कह रहे हैं क्योंकि आइन बड़ा वाज़ेह है, इसके ऊपर आइन में कोई सजा नहीं है कि अगर कोई एमएनए या एमपीए तहरीक इंसाफ का जैसे आप देख रहे हैं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं मैं वोट नहीं दूंगा, या अगर वो वोट मुखालिफ को भी डाल देते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी डाल देते हैं, तो भी आइन के तहत उनकी ना तो नाअहली बनती है ना ही कोई सजा बनती है। इस पे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का कहना है कि उसकी सजा ये होगी जो इस तरह से वोट डालेगा और डाले जुर्रत के साथ डाले, कहे कि मैं डाल रहा हूं किसी और को, उसकी सजा ये होगी। एक तो ये है कि वो कहते हैं कि 5 साल बाद जब वो दोबारा इलेक्शन लड़ने जाएगा तो उस हल्के के अवाम उसका एहतसाब करेंगे। और उनका ये कहना था खालिद जावेद खान साहब का कि अगर कोई सियासतदान अपने वोटर्स की नजर में गिर जाता है तो ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। अब आज की हियरिंग से जो है ना वो थोड़ा निकल आते हैं बाहर। मुझे आप बताएं, क्योंकि आप बड़े अरसे से इसको करीब से देख रहे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन, आप जरा जर्नलिस्ट हैं, इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। ओपन बैलेट के जरिए हॉर्स ट्रेडिंग किस तरह रोकी जाएगी? आपकी क्या अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है? सर 99% वो रुक जाएगी। वो इसलिए रुक जाएगी कि जब एक एमएनए एमपी को पता है कि मैं जो वोट डाल रहा हूं इसके पीछे मेरा नाम लिखा हुआ है या काउंटर साइन है या उसके पीछे सीरियल नंबर है, जिससे पता है कि ये वोट मेरा है। लेकिन अगर वो उस पर स्टैंड कर जाते हैं, वो कहते हैं हाँ जी मैंने डाला, फिर जी बिल्कुल यही अदालत भी कह रही है कि जब उसकी नाअहली नहीं बनती, जब इसकी कोई सजा नहीं है आइन के अंदर, फिर वो जुर्रत करे, जुर्रत के साथ कहे कि मैं वोट डाल रहा हूं, फिर ओपनली डाले। इसमें भी अटॉर्नी जनरल का यही है कि किस तरह फिर रुकेगी ओपन बैलेट्स के जरिए हॉर्स ट्रेडिंग किस तरह रुकेगी? सवाल तो फिर सर ये ओपन बैलेटिंग के जरिए इसलिए रुक जाएगी, बड़े पैमाने पे इसलिए रुक जाएगी, शायद 4 या 5 लोग इस तरह के हों जो ये जुर्रत करें कि हाँ करने वाले कम लोग सामने आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, ज़मीनिया का ये है कि ज़मीर की आवाज़ पे वोट नहीं बदला जाता, बल्कि नोटों पे जो है वो ज़मीर बदला जाता है। तो इसलिए जब नोट ही वो या तो फिर ये है कि वो नोट लेंगे तो फिर पार्टी से एक तरह से फारिग ही हो जाएंगे। अगर ये साबित हो जाता है इस इलेक्शन के बाद कि ये पीटीआई के लोग हैं, आपको पता है इमरान खान साहब ने 20 लोग पहले निकाल दिए थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एमएनए या एमपीए हुकूमत में होते हुए इतनी बड़ी जुर्रत करेगा कि वो किसी अपोजिशन के बंदे को वोट डाल के और हुकूमत से फारिग हो जाएगा। ना उसके बाद उसको फंड्स मिलेंगे, ना उसके काम होंगे। और आपको पता है फिर पार्टीज के पास और बहुत सारे हथकंडे होते हैं उनको जो है वो बहुत सारे मामला करने के। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि काफी हद तक ये हाउस ट्रेडिंग जो है वो रुक जाएगी। ठीक है। अच्छा सदीक, मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल जो ये सारा प्रोसेस चल रहा है सेनेट इलेक्शन के हवाले से, इसमें बहुत सारे खिलाड़ी सामने भी आ रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और बहुत सारे हमने ऐसे नाम और ऐसे चेहरे देखे जो कई सालों से पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं लेकिन आज उनका नाम नहीं है। उनके जगह पे ऐसे लोगों का नाम है जिनके बारे में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं की जा रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि आप रिपोर्ट करते हैं तो इसलिए मैं बात आपसे जो है वो जानना चाहता हूँ, आपकी अपनी क्या राय है? टीम सेलेक्ट ठीक किया कप्तान ने? देखिए सर, इसको क्योंकि आजकल एक तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस केस को इस तरह से कवर कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो लोग आए उनके ऊपर उस तरह से हम नहीं काम कर सके। लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह है, जैसे आप फैसल वॉडर साहब का देखें, वो फैसल वॉडर साहब का केस तो 1 मिनट का केस है उनकी नाअहली का, और वो और मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा, उसकी लीगल स्टैंडिंग अभी तक कहाँ पहुंची है जिसका खतरा है उन्हें? जी सर, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। आपको मैं सिंपल सा आधे मिनट में बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नून लीग के 2 से 3 सेनेटर्स को इस वजह से नायल किया था, जिसमें सादिया अब्बासी भी शामिल थी, कि होता क्या है, हमारे क्या करते हैं जो उम्मीदवार होते हैं, ये जब इनके पास डुअल नेशनलिटी होती है, ये क्या करते हैं कि जब ये कागजात नामजदगी दाखिल करते हैं उससे कुछ दिन पहले ये अपनी वो जो सिटीजनशिप होती है उसको सरेंडर कर देते हैं, खत्म करने के लिए दरखास्त दे देते हैं उस मुल्क के अंदर कि जी मेरी सिटीजनशिप मनसूख कर दें। इधर ये इलेक्शन लड़ते हैं, जब ये इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन अगर ये हार जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि वो जो दरखास्त होती है कि मेरी सिटीजनशिप मनसूख कर दें, वो दरखास्त विड्रॉ कर लेते हैं और सिटीजनशिप बहाल करवा लेते हैं। और अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर ये कहते हैं ठीक है हमारी सिटीजनशिप जो है वो मनसूख हो जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला सेटल कर दिया है कि जिस दिन आपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, यानी अगर आज किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी 18 फरवरी को जमा कराए हैं और उसने बयान एल्फी पे ये दस्तखत किए हैं कि मेरे पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की नेशनलिटी नहीं है, और अगर उसकी नेशनलिटी अभी मंसूख नहीं हुई थी 17 तारीख तक, 18 को अभी उसके पास नेशनलिटी है, अभी नेशनलिटी है, उसने सिर्फ मंसूख कराने के लिए अप्लाई किया हुआ है, प्रोसेस जारी है, मंसूख नहीं हुई, तो ये झूठ तस्वुर होगा और वो ताहयात नायल तस्वुर होगा, या इसमें ताहयात नायली नहीं होगी, क्योंकि अगर ये ताहयात नायली होती तो सादिया अब्बासी अभी लड़ रही हैं, जो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नायल किया था, इसमें उस टर्म के लिए या इस तरह का कोई है, इसका अलग से कानून है, लेकिन बहरहाल उस टर्म के लिए वो कम से कम जो वो उसकी जो जिसमें वो सेंटर मुंतखब होता है उसमें वो नायल हो जाता है, जिस तरह नूली के लोग हुए हैं। अब मसला यह है कि फैसल वाडा साहब भी उस दिन डुअल नेशनल थे, ऐसा नहीं है कि उनकी डुअल नेशनलिटी खत्म हो गई थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने केस को लटकाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में, तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये केस लिखा जाना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने 2.5 साल तक इस केस को लटकाया, चलाया, और फिर देखें आप वो सेनेटर बन रहे हैं और वो मामला गैर मौसर हो जाएगा, उनकी नाअहली का मामला चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे आपके प्रोग्राम में। वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में ज्वाइन करें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब। वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, सर ये बताएं सबसे पहले तो कि आपको फैसल वाडा साहब से क्या प्रॉब्लम है? बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा भाई। खलबली तो इसलिए मच रही है क्योंकि कोई ना कोई बलि चढ़ रहा है, इसलिए खलबली मच रही है। अब मुझे कोई गुस्सा नहीं है, गुस्सा मैं करता भी नहीं हूँ, मैं जलाल में आता हूँ। एक जलाल और गुस्से में फर्क होता है। गुस्सा तो हराम है, जलाल तो जायज है, जलाल तो आ जाता है। तो मुझे जलाल इस बात पर है कि देखिए बात ये बहुत सिंपल सी बात है, और वो ये कि हमारे बड़े काबिल एहतराम है फैसल वाडा साहब, बल्कि खान साहब की पूरी कैबिनेट में 7 लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, बाकी लोगों का नहीं है, सिर्फ 7 लोग हैं, उनमें एक फैसल वाडा भी है। तो मैं ये कहता हूँ कि वाडा साहब ने माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब को शिकस्त दी है और 900 वोटों से दी है, बड़ी बात है। तो फिर जब उन्होंने 900 वोटों से शिकस्त दी है और वो ये समझ रहे हैं कि अगर वो सेनेट में गए तो वो इस बात पर अहल हो जाएंगे कि कौमी असम्बली के कागजात नामजदगी दाखिल करते हुए उन्होंने शहरियत की दरख्वास्त कुछ और दी थी वापस लेने की, अमेरिका की। अब सेनेट के कागजात दाखिल करते हुए शहरियत की दरख्वास्त कुछ और लिखी है वापस लेने की। तो इलेक्शन कमीशन अच्छे से चिराग जलाने वालों का इदारा तो नहीं है ना, तो वो देख लेगा कि वो ये जो 2 कागजात नामजदगी दाखिल हुए हैं इनमें तारीखें क्या क्या पड़ी हैं। तो इससे कुछ नहीं होगा, ये सब चीजें लाहासिल है, उनको कौमी असेंबली में रहना चाहिए था। और किसी ने कहा है बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े इंसान, वो ऐसे आदमी है जिनके वालिद ने एक शेर लिखा था और उन्हीं पे लिखा था कि अब हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तो ये अपने वालिद साहब के सूखे हुए फूल की तरह है जो किताबों में मिलता है। तो वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि सेनेट में बोलने वालों की कमी थी इसलिए हम इनको ले जा रहे हैं। अगर सेनेट में इन जैसे बोलने वालों की कमी थी तो फिर तो सेनेट कमाल है। अच्छा ये बताइएगा कि अब देखें, जो फैसल वाडा साहब कंटेस्ट करने जा रहे हैं इलेक्शन में, पहले जो हुआ वो तो एक तरफ आप साइड पे कर दें, जो उनकी रुकनीत के हवाले से मसला है। अब जो वो इलेक्शन कंटेस्ट करने चाह रहे हैं वो कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जो अनलॉफुल है? अगर वो कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि क्या है, और अगर नहीं कर रहे तो फिर भी ये बताएंगे आपको क्या प्रॉब्लम है उनसे। मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि कहीं इलेक्शन कमीशन देख ना लगे कि कागजात नामजदगी दाखिल कराते वक्त कौमी असेंबली की, आप मेरे भाई मुर्तजा है लेकिन बात समझे नहीं, पहले मुश्तबा भी होना चाहिए था। ये कि मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन दाखिल हैं, सेनेट के अलग जगह नहीं होते। इलेक्शन कमीशन में पुराने कागजात भी पड़े हुए, वो तारीखें मिला लेंगे तो क्या होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि फैसल वाडा साहब में ऐसा क्या बात है, ऐसा क्या फैसल वाडा साहब के पास है कि वो मतलब ही इज देयर ऑन द ग्राउंड, वो ये ग्राउंड हो या दूसरी ग्राउंड हो, वाडा साहब विल प्ले। भाई वाडा साहब की काफिया मिलते हैं वादा से, तो क्योंकि खान साहब अपना वादा नहीं भूलते तो वाडा भी नहीं भूलते। अच्छा थोड़ा सा जरा तफसील में बताइएगा वाडा साहब के बारे में, थोड़ी डिटेल में मैं जानना चाह रहा हूँ। तफसील सर ये कि खान साहब ने जो वादे किए उन्हें पूरे किए। लोग कहते हैं तो जब लोग कहते हैं तो फिर जब वादे पूरे किए तो वादे भी पूरे करेंगे। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये तो सारी जल्दी आजाद तफद्दुल में बातें हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद इतना है कि पाकिस्तान की तारीख को छोड़िए, दुनिया की तारीख में ऐसा कोई फैसला नहीं मिलता कि एक कौमी असेंबली का सिटिंग मेंबर वो सेनेट में जा रहा है।
जो कि 5 साल के लिए मुंतखब हुआ है। हाँ, शौकत अली साहब का जमाना था, शौकत अली साहब सेनेटर थे, तो उनको कौमी असेंबली का मेंबर बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि उन्हें वजीर आजम बनना था, और वजीर आजम कौमी असेंबली का मेंबर होता है। तो ये तो समझ में आ गई बात। हाँ, अगर आगे जाके इन्हें सेनेट का चेयरमैन बनाना है, अगर सेनेट का चेयरमैन बनाना है तो फिर ये कहा जा सकता है कि भाई कोई बात हुई है, लेकिन सेनेट का चेयरमैन अगर नहीं बनाना तो उनको सिर्फ एक सेनेटर ही रहना है, तो उससे अच्छा कौमी असेंबली था जहाँ वो रह रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सैफुल्लाह अबड़ो साहब के बारे में आपकी क्या राय है? कैसे कैंडिडेट हैं या आपकी पार्टी के हैं? ये वो डाकू है, वो सिंध में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता रहा है। धाड़ी लीन कहते हैं डाकुओं को, धाड़ी लीन का पथारीदार है वो, और उसका जमात से कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, पार्टी का जैसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब पता मुझे 3 साल हो गए पीटीआई में, लोग कहते थे आमिर लियाकत तो पहले साल ही निकल जाएंगे। अब जिनकी आरज़ू थी वो तो अभी तक 3 साल तक तो मैं निकला नहीं हूँ, ना ही मैं पीटीआई छोड़ूंगा, लेकिन पीटीआई में उल्टी सीधे काम जो है उनको भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये पीटीआई के लोग पीटीआई के ही खिलाफ बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या मसला है? आप लोग जमहूरियत के आदी नहीं है। आप लोग एंकर हजरात जो है ना, उन्हें फसादी और जो है वो आग लगाने वाला होना चाहिए। आप लोग जमहूरियत के आदी नहीं है, इसलिए आप लोग ऐसे सवाल करते हैं जो उकसाने वाले और आग लगे, और फिर उसके बाद आपके शो की रेटिंग बड़ी अच्छी आ जाए। जमहूरियत में ऐसे ही होता है, इख्तलाफात होते हैं पार्टी में, किसने कहा आपको नहीं होते? बीजेपी के अंदर, बीजेपी में उनको लेकर जो जनाब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनको लेकर जो हमारे यहाँ पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, मैं नाम भी जानता हूँ उनका, क्योंकि ज्यादातर मैं हिंदुओं के भारत के जो हिंदू है उनके नाम नहीं जानता। वो आए थे यहाँ पर, एल के अडवाणी ने वाजपेयी की मुखालफत की थी बीजेपी में रहते हुए, और शदीद मुखालफत की थी, और अभी उन्होंने मोदी की मुखालफत की थी, वो अलग रहते हैं। इसका मतलब वाजपेयी अलहदा तो नहीं हो गया ना बीजेपी से। इसी तरह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, हमारे बानी पाकिस्तान, उन्होंने कांग्रेस छोड़ते हुए वाज़ेह तौर पर कहा था कि मैं गलत फैसला था मेरा, मैंने कांग्रेस। और उसके बाद जब वो मुस्लिम लीग बनाई तो उसमें सर शफी लीग बनी, और सर शफी लीग की क़यादत कर रहे थे हज़रत शफी लीग, और उसके साथ मेंबर थे अल्लामा इकबाल। तो क्या अल्लामा इकबाल का ख्वाब देखा हुआ पाकिस्तान का आप नहीं मानेंगे? तो ये होता है भाई, पार्टियों में इख्तलाफात होते हैं। वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इससे जुड़ा सवाल ये है कि जब आप पब्लिकली इस तरह चीज़ को डिस्कस करते हैं, आप पब्लिकली इस चीज़ को कहते हैं, तो आपकी सिर्फ राय तो नहीं सामने होती, आपसे जुड़े बहुत सारे आपके वोटर हैं जिन्होंने आपको वोट दिया, आपके सपोर्टर हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है। तो आपकी एक स्टेटमेंट से आपकी जमहूरियत को लेकर या डेमोक्रेसी को लेकर विद इन द पार्टी जो भी आपकी राय है उसका इम्पैक्ट उन पर पड़ता है। वेयर डू दे स्टैंड? पब्लिकली होते हैं, पब्लिक को। अभी मुझे कैसे पता चला कि सर शफी लीग बन गई? ये मुझे कैसे पता चला कि कायदे आज़म ने कांग्रेस छोड़ दी? ये मुझे कैसे पता चला कि जनाब जो है वो एल के अडवाणी ने किया? पब्लिक में आया ना तो पता चला, अंदर की बात तो नहीं थी। और चूंकि पब्लिक की जमात है, जैसे आप लोग कहते हैं कि आमिर साहब आपकी हम चीजें छापेंगे, मैंने पूछा भाई मेरी प्राइवेट चीजें क्यों छापे? भाई आप पब्लिक के आदमी से छापेंगे। अच्छा, मेरी चीजें छापने के लिए पब्लिक का आदमी हो, और पार्टी में इख्तलाफात हो तो पब्लिक नहीं, कमाल हो गया। आपने ट्वीट भी तो किया ना सर, पब्लिकली आपने आए और आपने आके कहा, ट्वीट किया आपने इस हवाले से। सर मैं क्या करूँ, आप बताएं, मैं ट्वीट ना करूँ? यानी जो इख्तलाफात है, जो चीज है, मैं मुनाफिक बन जाऊँ? मैं ट्वीट ना करूँ? मैं मतलब ये कि ना बताऊं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये बताना मेरे लिए ये तो समझते कि मैं एक सिर्फ जमहूरियत और मतलब ये कि पीटीआई का आदमी हूँ। मैं मुसलमान भी तो हूँ, मैं रसूलुल्लाह का उम्मती भी तो हूँ। रसूलुल्लाह ने तो फरमाया है ना कि जो बातें हों, जो लोगों ने पूछा आपसे कि या रसूलुल्लाह आप हर बात लिखवा देते हैं अबू हुरैरा को, आप क्यों इस तरह करते हैं? तो आपने इरशाद फरमाया मैं खुली किताब की तरह हूँ, तुम लोगों को भी खुली किताब की तरह होना चाहिए कि अपनी बातें बताया करो, क्यों ऐसी बातें जो छुपाते हो। अच्छा, आखिरी सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आमिर साहब, मैं जानना चाहूँगा आप इसका आंसर दें। आप कुछ देर के लिए अपने आप को पीटीआई से ज़रा अलग करें, आप इसका वैसे एक आंसर दें, एनालाइज करें कि जिस तब्दीली का नारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया था इस सारे को शुरू करने से पहले, आप 30 साल से आप कह रहे हैं कि पार्टी के साथ आप हैं, तब्दीली आ गई है या अभी आने वाली है? तब्दीली जो है इतनी जबरदस्त आपको नजर आ रही है कि इतनी अच्छी तब्दीली है ये, आपको अगर दिखाई नहीं दे रही तो मैं क्या करूँ कि एक असेंबली का मेंबर होते हुए सेनेट में जा रहा है, ये इससे बड़ी तब्दीली और क्या होगी सर? बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेनेट के इंतखाबात 3 मार्च को होना तय है, वो आया ओपन बैलेट से होंगे या सीक्रेट बैलेट से होंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उसके बाद जो एक अगला मरहला शुरू होने वाला है वो सेनेट के चेयरमैन के सिलेक्शन के हवाले से, उनके इंतखाब के हवाले से कि सेनेट का चेयरमैन कौन आएगा। इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज, हमारे ज़राए जो हमें इतलात दे रहे हैं उसमें एक नाम सफ़े अव्वल में है और वह है डॉक्टर वसीम शहजाद का, कि डॉक्टर वसीम शहजाद इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट जो चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं। सादिक संजरानी साहब का भी नाम गर्दिश कर रहा है, लेकिन डॉक्टर वसीम शहजाद उन नामों में से हैं जो चेयरमैन सेनेट के मनसब पर बैठ सकते हैं। इस हवाले से हम आपको मज़ीद अपडेट करेंगे अपने आने वाले शोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।